देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। गुड मॉर्निंग। ऐसे देखो हम लोग जो है जॉब कॉस्टिंग कर रहे थे, आज कंप्लीट हो जाएगा। जो क्वेश्चन है बस उतना ही करेंगे, कुछ 4-5 क्वेश्चन बाकी। देखो यहाँ पर लास्ट हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 2 तक किया था, इलास्ट्रेशन 3 से स्टार्ट करेंगे। बोल रहा है द डेटा पर्टेनिंग टू हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड बोल के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेटा दिया हुआ है यूजिंग are as follows. At the end of 31st March 2018, 31st March 2018 का डेटा है। डायरेक्ट मटेरियल 9 लाख, डायरेक्ट वेजेस 7 लाख 50, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 5 लाख 25, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 4 लाख 20, फैक्ट्री ओवरहेड 4 लाख 50 एंड प्रॉफिट 6 लाख 9,000। तो और सारी चीजें तो बता दिए हैं कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि है हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये अगर कुछ फिनिश गुड्स बना रही है तो उनके लिए रॉ मटेरियल कितना लगता है 9 लाख, डायरेक्ट वेजेस कितना लगता है 7 लाख 50,000, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एज वेल एज फैक्ट्री ओवरहेड एंड प्रॉफिट भी, सारी चीजों को बता दिया है। तो हमें करना क्या है, देखते हैं क्या बोला है। कुछ ना कुछ तो बोलेगा करने के लिए, देखते हैं। कॉस्ट शीट बनाने बोला है, क्या बोला है? बोला है प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट। तो देखो ये तो बहुत ही आसान हो गया। बोल रहा है कि कॉस्ट शीट बना के दो, जबकि डिटेल्स हमें लाइन बाय लाइन सारे दे रखे हैं। तो ये तो काफी आसानी से हम लोग आराम से कॉस्ट शीट बना लेंगे। लेकिन सोच के देखो, क्या इतना आसान हम लोग का क्वेश्चन होगा कि सारे चीज दे दिए हैं सिर्फ कॉस्ट शीट बनाने बोलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ और भी होगा, नीचे दिया हुआ है, देखते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। और 2017-18 द फैक्ट्री हैज रिसीव्ड ए वर्क ऑर्डर। बोल रहा है 17-18 में फैक्ट्री को एक ऑर्डर मिला है। ठीक है, ऑर्डर मतलब जॉब, जॉब कॉस्टिंग है ना, तो जॉब यानी कि कुछ कस्टमर ने कुछ ऑर्डर किया होगा। तो यहाँ पर ये था 18 का डेटा। ठीक है, फिर बोल रहा है 17-18 में ही, मतलब उसी साल इनको कुछ ऑर्डर मिला है। इट इज एस्टिमेटेड, और इन्होंने ये एस्टिमेट किया दैट द डायरेक्ट मटेरियल वुड बी 12 लाख। मतलब जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल का मतलब जो एक्सपेंस होगा, जो कॉस्ट इनकर्ड होगा वो 12 लाख, डायरेक्ट लेबर का होगा 7 लाख 50। व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ वर्क ऑर्डर इफ द फैक्ट्री इंटेंड्स टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। बोल रहा है कि वर्क ऑर्डर जो हम लोगों ने लिया है, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो ऑर्डर लिया है उसका फैक्ट बोल रहा है वर्क ऑर्डर क्या बोला है, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ द वर्क ऑर्डर। प्राइस ऑफ द वर्क ऑर्डर मतलब कितने में ये ऑर्गेनाइजेशन सेल करेगा। मतलब ये जो ऑर्डर इन्होंने लिया है, ऑर्डर लेके क्या करना है, ऑर्डर को रेडी करना है, फिर सेल करना है। तो प्राइस क्या होगा, कितने में बेच सकते हैं इस ऑर्डर को। इफ द फैक्ट्री इंटेंड्स टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल एज्यूमिंग दैट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हैज गॉन अप बाय 15%। बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस इनको कितना रखना चाहिए अगर इनका इंटेंडेड इंटेंट्स, मतलब इनको ये, मतलब इनका मन ऐसा है कि ये जैसा प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट अमाउंट नहीं, रेट ऑफ प्रॉफिट मतलब जितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी कमाते हैं उतना ही अगर इनको कमाना है सेल पे, तो इनको कितना सेलिंग प्राइस रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पहले से हम लोग को कॉस्ट शीट बनाने के लिए एक इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, वहां पर अगर देखेंगे ध्यान से तो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल। कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बाय सेल इनटू 100 करने पे प्रॉफिट ऑन सेल पता चल जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल इनटू 100 करने पे हम लोग को पता चल जाएगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल पहले है वही इस स्पेसिफिक ऑर्डर के ऊपर भी उतना ही इनको मेंटेन करके रखने का मन है। ठीक है, और इसके साथ साथ और एक पॉइंट बोला है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो गॉन अप, मतलब इंक्रीज हो जाएगा 15% से। ठीक है, तो हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पहले कितना था।
पहले जितना था अभी उससे और भी 15% बढ़ जाएगा, ऐसे बोला है। तो पहले कितना था वो तो पता करना पड़ेगा, तब तो जाके हम लोग 15% जो है उस पे ऐड कर देंगे। अच्छा, अब क्या बोला है, द फैक्ट्री रिकवर्स फैक्ट्री ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने फैक्ट्री ओवरहेड को कैसे रिकवर करता है, डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे, क्योंकि ओवरहेड को तो रिकवर किया जाता है ना, रिकवरी ऑफ ओवरहेड हम लोगों ने पढ़ा था। तो ओवरहेड को रिकवर किया जाता है अलग अलग बेसिस पे, जिसमें यहाँ पर है डायरेक्ट वेजेस बेसिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। बोल रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो पैटर्न है उसमें ये लोग क्या करते हैं, जो भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है उसे वर्क्स कॉस्ट की बेसिस पे जो है रिकवर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर बताया है। तो हमें भी वही करना पड़ेगा, बेस्ड ऑन द कॉस्ट रेट प्रीवेलेंट इन द प्रीवियस ईयर। अच्छा, बोल रहा है ये जो परसेंटेज हमें कैसे निकालना है, बेस्ड ऑन द कॉस्ट रेट्स प्रीवेलेंट द प्रीवियस ईयर का जो कॉस्ट रेट है उसके बेसिस पे। मतलब ये जो हम लोग अभी प्रिपेयर करेंगे ना, क्या बोलते हैं उसे, कॉस्ट शीट, तो यहाँ पर हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे पूरा इस तरीके से। ये देखो यहाँ पर यहाँ पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डेटा है ना, इनको सेलिंग प्राइस कैसे रखना है, पहला पॉइंट ये बताया था, इनको सेलिंग प्राइस वैसे रखना है ताकि इनका प्रॉफिट परसेंटेज उतना ही हो जैसे पहले था, ठीक है। उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को 15% से बढ़ा भी देना है, फैक्ट्री ओवरहेड का कॉस्ट रिकवर करना है डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग का परसेंटेज रिकवरी होगा वर्क्स कॉस्ट बेसिस पे, और ये सब परसेंटेज कैसे निकालना है, प्रीवियस ईयर के डेटा के बेसिस पे। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग पॉइंट ए यानी कॉस्ट शीट बनाएंगे और वहां पर ये सब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार हम कॉस्ट शीट बनाते हैं और परसेंटेज भी सारा कैलकुलेट करके दिखाते हैं, देखो कैसे हो। पहले हम लोग सिंपल सा कॉस्ट शीट दिया है उसको प्रिपेयर कर लेंगे। ये देखो इलास्ट्रेशन 3, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर्टिकुलर्स रुपीस। अच्छा, तो ये हम लोग बना रहे हैं फॉर द ईयर, ये देखो कब का बना रहे हैं, ये वाला हम लोग बनाएंगे 18 का, फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 का हम लोग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करें, जिसमें सारे डेटा हमें गिवन है, डायरेक्टली कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। तो स्टार्ट होगा डायरेक्ट मटेरियल से, ये देखो डायरेक्ट मटेरियल रुपीस कॉलम में लिख देंगे कितना है, 9 लाख, डायरेक्ट वेजेस 7,50,000। टोटल करने से हो जाएगा 16,50,000, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। अच्छा, इसके बाद ओवरहेड होता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें सीक्वेंस में नहीं दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम लोग पहले सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगा दोगे, नहीं, इसीलिए तो हम लोगों ने कॉस्ट शीट पहले पढ़ लिया है ना। सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा तो वही लिखना पड़ेगा। गलती से भी जैसा डेटा है वैसा लिख दोगे तो वो कॉस्ट शीट नहीं बनता है। वैसे यहाँ पर ऐड करेंगे तो देखो, अगर तुम लोग यहाँ पर गलती से आगे पीछे लिख भी देते हो तो आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ कैलकुलेशन करना है नहीं, सारी चीजों का अपना अपना डेटा दे दिया। ऐड आगे पीछे लिखो, जैसे देखो ये 9 लाख 7.5 लाख, ये अगर हम लोग बाद में भी लिखते हैं, आगे कुछ और लिख देते तो भी ऐड करने से सेम ही आंसर आएगा। लेकिन सिर्फ आंसर से तो मतलब नहीं है ना, अगर हम लोग चीज को पूरा अरेंज ही नहीं कर पाए कॉस्ट शीट की तरह तो कैसे होगा। तो कॉस्ट शीट में क्या होता है, जैसे जैसे फिनिश गुड्स बनता है उस पैटर्न में हम लोग लिखते जाते हैं। तो मटेरियल आ गया, वेजेस आ गया, अब फैक्ट्री ओवरहेड है 4,50,000, 16 लाख और 4 लाख 20 लाख, और ये 1 लाख 21 लाख हो जाएगा। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसके बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 4,20,000। तो ये टोटल करने से आएगा 4 लाख और 21 लाख, मतलब हो गया 25,20,000। 25,20,000, और
यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करने के बाद जो डेटा आता है उसको बोला जाता है कॉस्ट शीट के लैंग्वेज में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें तो कुछ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी या ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कॉस्ट शीट दिया है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड में हम लोग अप्लाई करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। $5,25,000, 30,45,000। ये हो गया टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट, ये भी हम लोग को दिया हुआ है। प्रॉफिट है 6,09,000। सारा डेटा हम लोग का गिवन ही है, 6,09,000 हो गया। अब ऐड करने से आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 30 लाख और 6 लाख, 36 लाख और ये 45 और 9, ये हो जाएगा हम लोग का 54,000। तो ये कितना होगा? 36,54,000। ये सेलिंग प्राइस हो गया। ये हम लोग का पूरे ईयर का जो डेटा है उसके हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कॉस्ट शीट बनाया और देखा ये सेलिंग प्राइस आ रहा है। ठीक है, अब हम ये बोलना चाह रहे थे, देखो ये सब डेटा तो हमें लाइन बाय लाइन दिया है, अगर तुम लोग इसको आगे पीछे भी लिख देते हो, जैसे कि देखो ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को यहाँ लिख दिया, फैक्ट्री को नीचे लिख दिया, तो भी तुम लोग का आंसर उतना ही आ जाएगा, क्योंकि कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है, यही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है हम लोग को, ठीक है, चाहे जितना भी नॉर्मल डेटा हमें क्यों ना दे। ऐसा नहीं है कि पहले डायरेक्ट मटेरियल लिख लिया, फिर डायरेक्ट वेजेस, फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम लोग को सीक्वेंस में ही चलना है, चाहे हमें कैलकुलेट करके यहाँ पर डेटा पुट करना पड़े या डायरेक्टली पुट करना पड़े। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट ए हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब पॉइंट बी में बोल रहा है इसी साल इनको एक ऑर्डर आया है, जिस ऑर्डर का मटेरियल कॉस्ट इनका एस्टिमेशन है 12 लाख होगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 7,50,000 होगा, और जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है यहाँ पर बोला है। और ये ऑर्डर को जितने में इनको सेल करना है, प्राइस ऑफ वर्क ऑर्डर, प्राइस मतलब जितने में सेल करना है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना रखना है, बोल रहे प्रॉफिट उतना ही रखना है जितना पहले होता था, सेम प्रॉफिट ऑन सेल जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करने के लिए, पॉइंट बी को कंप्लीट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पहले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना था। ठीक है, क्योंकि पॉइंट नंबर बी में भी हमें क्या प्रिपेयर करना है, बेसिकली कॉस्ट शीट ही करना है, क्योंकि पॉइंट नंबर बी में हमें फाइंड आउट क्या करने बोला है, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ द वर्क ऑर्डर, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है उस वर्क ऑर्डर का, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होगा, ये बोल रहे हैं प्रीवियसली जैसे प्रॉफिट अर्न करते थे वैसे ही होगा, तो हम लोग को प्रीवियस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और ये किस पे बोला है, प्रॉफिट ऑन सेल, तो हम लोग प्रॉफिट ऑन सेल ही निकालेंगे। तो पॉइंट नंबर बी को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना है, 6,09,000, और ये हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है परसेंटेज सेल पे। तो सेल कितना है, 36,54,000 इनटू 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा। 6,09,000 divided by 36,54,000 into 100, 16.667 ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो 16.667, इसका मतलब हम लोग इसको कितना लिखेंगे, 2/3 होगा शायद। हम इसको 16.67% फिलहाल लिख देते हैं। अच्छा ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम लोग को सेलिंग प्राइस के लिए और क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, बोला है कि द फैक्ट्री रिकवर्स फैक्ट्री ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी होगा परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस पे, और ये जो इसके आगे लाइन बाय लाइन बोला है सारे बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा होगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड करके कैलकुलेट करना है, तो हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी। तो यहाँ पर लिखते हैं percentage of factory overhead
ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये सब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक भी चीज हम लोग अपने मन से नहीं कर रहे, ना तो कोई एजम्पशन है, बोल दिया है। अच्छा, अब प्रीवियस ईयर के डेटा के बेसिस पे, तो प्रीवियस ईयर के डेटा के बेसिस पे फैक्ट्री ओवरहेड है 4,50,000 और डायरेक्ट वेजेस है 7,50,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4,50,000 और 7,50,000 इंटू 100। अच्छा, अब एक चीज तुम लोग के दिमाग में आ सकता है कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेटा ऊपर लिखना है, कौन सा डेटा नीचे लिखना है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है, जो बोला है वही मैंने लिखा है, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। बेसिस, बेस, बेस क्या होता है, ये नीचे का डेटा बेस होता है। जैसे मान लो कि अगर जैसे हम लोगों ने 100 मार्क का एग्जाम मैंने लिया, ठीक है, तो बेस क्या है कि अगर किसी को 100 में 80 मिला तो बेस क्या है, 100 में 80 मिला, दैट इज द बेस, ठीक है। ये बेस होता है नीचे का डेटा। तो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे फैक्ट्री ओवरहेड, तो हमेशा ओवरहेड रिकवरी क्या होता है, ऊपर लिखना पड़ता है टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय क्या लिखना पड़ता है, बेसिस, ठीक है। ये हम लोग ओवरहेड में पढ़े थे ना, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस, तो ये हो गया। सेम कंसेप्ट में टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस। तो लैंग्वेज में भी बोल दिया है, ओवरहेड में भी हम लोगों ने पढ़ा है। नॉर्मली अगर मैथमेटिकल कंसेप्ट में भी देखो तो बेस यानी कि नीचे का डेटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। 60%, ठीक है, ये 60% आ गया। अच्छा, नेक्स्ट और क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये देखो, ये वाला कर लिया, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री रिकवर्स फैक्ट्री ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, दोनों ही एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट के परसेंटेज में ये हमें कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। तो ये भी लिखेंगे यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड on the basis of वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। ये भी देखो क्वेश्चन में ही बोला है, मैंने नहीं लिखा है, ये देखो किसके बेसिस में होगा, वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे, ठीक है। बेस वर्क्स कॉस्ट है, यानी नीचे वर्क्स कॉस्ट आएगा, ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आएगा। तो वर्क्स कॉस्ट कितना है, अच्छा, वर्क्स कॉस्ट कौन सा है मैंने लिखा नहीं है, अभी लिख लेते हैं। ये वाला है ना वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने के बाद जो आता है उसे वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं। तो 21 लाख और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 4,20,000। तो 4,20,000 डिवाइडेड बाई 21 लाख। देखते हैं कितना होता है। 20%, ये हम लोग का 20% आ गया। और सेम तरीके से हमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का भी करना है, परसेंटेज ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। तो वर्क्स कॉस्ट 21 है और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है देखते हैं, ये देखिए 5,25,000। तो सेम तरीके से 5,25,000 ऊपर लिखेंगे, जो बेसिस है वो नीचे लिखेंगे और कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। 25%, ठीक है। तो जो भी हमें जरूरत था वो मिल गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, जो जॉब ऑर्डर लिया गया है उसके रिगार्डिंग हम लोग को प्रिपेयर करके देना है कॉस्ट शीट, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पेज में करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगा भी नहीं, तो यहाँ पर लिखते हैं एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ वर्क्स ऑर्डर, ठीक है। जो वर्क्स ऑर्डर लिया गया है उसका प्राइस क्या होगा, प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, पर्टिकुलर और रुपीस।
तो सबसे पहले मेटेरियल का अपना खर्चा दे दिया। मेटेरियल का जो डेटा है वो प्रीवियस डेटा के साथ रिलेटेड नहीं है। मेटेरियल लगेगा 12 लाख, वुड भी, ठीक है, मतलब ये सब एस्टिमेशन है इनका 12 लाख। तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट मेटेरियल 12 लाख, ये गिवन है क्वेश्चन। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस भी बता दिया 7,50,000। टोटल करने से आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, तो 12 और 7 ये हो गया 19,50,000 प्राइम कॉस्ट। अब ऐड करना पड़ेगा, नेक्स्ट होगा फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड को कैसे लगाना है ये हमें क्वेश्चन में बता दिया है। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर बोला है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस जितना होगा उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और परसेंटेज आया है 60%, यानी हम लोग को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी 7,50,000। ठीक है, तो 60% ऑफ 7,50,000 4,50,000 आ जाए। 24 लाख हो जाएगा। 50,000 1 लाख, और 19 और 4 मिला के होता है 23। तो ये हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे वर्क्स कॉस्ट। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद होगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो यहाँ पर लिख देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नाम है सिर्फ, तो एडमिनिस्ट्रेशन ही लिखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का भी परसेंटेज हम लोग को पता है, वर्क्स कॉस्ट का 20%। ठीक है, ये देखो, परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स कॉस्ट, मतलब वर्क्स कॉस्ट का 20% हो रहा है, वही हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो वर्क्स कॉस्ट कितना है उसका 20%, तो 24 लाख का 20%, 4,80,000। 28,80,000, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद ऐड करना पड़ेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अच्छा ये कितना होगा? अच्छा ये देखो, ये यहाँ जितना है उतना तो होगा ही होगा, 25% तो होगा ही। लेकिन यहाँ इस पे एक पॉइंट बताया था, 15% गॉन अप, मतलब जो भी है उस पे 15% और भी बढ़ने वाला है। तो ये हो जाएगा इतना, ये देखो 25% प्लस 15% इतना। और किस पे रिकवरी होने वाला है? वर्क्स कॉस्ट पे। तो 25% प्लस 15% इंटू वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? 4 लाख। देखो, अगर हमें ये पॉइंट नहीं बताता कि 15% गॉन अप, तो हम लोग सिंपल 25% और 24 लाख करते, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ये परसेंटेज, इनका एजम्पशन है कि 15% बढ़ जाएगा। तो अभी टोटल परसेंटेज हो जा रहा है हम लोग का 20 और 10 30 और 5% मतलब 40%। 24 लाख का 40%, 9,60,000 टोटल करते हैं। 38,40,000 इस ये हो गया टोटल कॉस्ट। अब इस पे लगाएंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट का हम लोग परसेंटेज कैसे निकाले हैं? सेल के बेसिस पे निकाले। ये जो है 16.67% ऑन सेल है, लेकिन हम लोग के पास सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं है। हम लोग के पास जो है कॉस्ट प्राइस अवेलेबल है। सेलिंग प्राइस हमें खुद कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे?
तो ये देखो यहाँ पर इसको हम लोग कॉस्ट में ट्रांसफर कर लेते हैं। भले क्वेश्चन में हमें बोला है कि प्रॉफिट जो है सेल पे निकालो, निकाल लिया है। अब हम लोग एक बार ये परसेंटेज ऑन कॉस्ट भी निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। इसको परसेंटेज ऑन कॉस्ट कर देते हैं, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इंटू 100, इससे हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। जो क्वेश्चन में बोला था वो तो हम लोगों ने निकाल ही लिया है। हम लोग प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकाल लेते हैं। 6,09,000 और 30,45,000 कॉस्ट जो है, तो 6,09,000 30,45,000 into 100, 20% आ रहा है, ठीक है। 20% आ रहा है, 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन 38,40,000। $7,68,000, 46,08,000 ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा जो वर्क ऑर्डर लिया गया है। अच्छा, अब देखो इस पे ये जो है इस पे 16.6666% करके देख लो जी, ठीक है। ये 66 तब तक लिखते जाना है जब तक कैलकुलेटर ले रहा है, ठीक है। तो हम लोग को मिल जाएगा 7,68,000 ही मिल जाएगा। ये देखो 7,67,999 यानी कि 7,68,000। मैंने ये चेक करके दिखाया कि सेम बात है, 16.67% पे भी निकालोगे तो हो ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा। तो एक ये मैंने इसीलिए किया, देखो और कोई रीजन नहीं है, ये मैंने इसीलिए कैलकुलेट कर लिया ताकि हम लोग का कैलकुलेशन आसान हो। क्या हम लोग 16.67% को यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। ये देखो 16.67% को अगर ऐसे लिखते हैं तो ये एक्चुअली मैंने तुम लोग को सिखाया ना, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ये देखो ये हम थोड़ा सा हटा के लिखते हैं, ठीक है। प्रॉफिट बाय कॉस्ट इंटू 100। देखो हम ये बोल रहे हैं ये 16.67% का मतलब कितना है, शायद 2/3 है। नहीं 2/3 तो नहीं होगा। अच्छा देखते हैं, ये 60, हाँ कितना हो जाएगा, ऐसे निकालते हैं ना। 20% का मतलब 20/100, 1/5 है, 1/5 ऑन कॉस्ट है तो 1/6 ऑन सेल होगा। ये 1/6 का वैल्यू है, चेक करके देख लेते हैं। 1/6, हाँ, इंटू 100। ये देखो 16.67% मतलब एक्चुअली ये 1/6 है। तो ये देखो 1/6 अगर हम लोग ये आइडेंटिफाई अगर कर लेते हैं, ये कितना है 1/6, 1 रुपीज प्रॉफिट और 6 रुपीज क्या है सेल प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 1 रुपीज प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट 1 है, सेल प्राइस 6 रुपीज है, तो कॉस्ट कितना होगा 5, क्योंकि सेल का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जब हमें ये परसेंटेज ये बता रहा है कि प्रॉफिट 1 रुपीज, सेलिंग प्राइस 6 रुपीज, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट 5 रुपीज हो जाएगा, 1/5। और 20% का मतलब 1/5। डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हो ऐसे कि 16.67% ऑन सेल मीन्स 1/5 ऑन कॉस्ट, ठीक है। या फिर 20% ऑन कॉस्ट, तो भी निकल जाएगा, एक ही बात है। ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। मैंने दोनों तरीके से बता दिया ताकि तुम लोग जो है ऐसा मत समझो कि 16.67% का यूज नहीं हुआ। इसमें ऐसे लिख सकते हो 20% ऑन दिस वन, या ऐसे लिख दो 16.67% ऑन सेल्स, दैट इज 20% ऑन कॉस्ट। इसके बेसिस पे कैलकुलेट होगी, ठीक है। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट। हम लोग को इतना ही बोला था कि बता दो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर हम लोग ये वर्क ऑर्डर लेते हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो इलास्ट्रेशन 5, ठीक है। ये लगभग वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिर्फ डेटा अलग दिया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, जहां पर हमें बेसिस जो है खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो जैसे यहाँ बता दिया था ना कि कौन से बेसिस पे कैसे लो। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा अलग है। बोल रहा है कि ए शॉप फ्लोर सुपरवाइजर ऑफ ए स्मॉल फैक्ट्री a shop floor supervisor of a small factory presented the following cost for job number 555, ठीक है। तो एक
सुपरवाइजर है कोई एक फैक्ट्री में जिनको ये जॉब नंबर 555 सुपरवाइज करने के लिए दिया गया है, उसका कॉस्ट उन्होंने बताया है और सेलिंग प्राइस भी इस तरीके से डिटरमाइन किया है। किसने किया है? सुपरवाइजर ने किया है, ठीक है। मेटेरियल का 70 रुपीज, वेजेस का 18 आवर्स करके 18 आवर्स एट द रेट ऑफ 2.5 करके 45 रुपीज यहाँ पर। और ये चार्जेबल एक्सपेंसेस यानी कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, चार्जेबल एक्सपेंसेस का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस 5 रुपीज प्लस 33% ओवरहेड इन्होंने राउंड में लगा दिया। ओवरहेड का कोई मतलब बेसिस नहीं दिया है, नॉर्मल इस पे 33% लगा दिया। आगे पढ़ के देखते हैं एनालिसिस ऑफ द पीएल। जब पीएल का एनालिसिस किया गया तो ऐसे देखा गया है कि पूरे ईयर का मटेरियल का कॉस्ट कितना हुआ है 1,50,000, डायरेक्ट वेजेस ये सब मिला के इतना हो रहा है। स्पेशल स्टोर आइटम मतलब ये वाला वो जो चार्जेबल एक्सपेंसेस है, ओवरहेड, ये तीनों डिपार्टमेंट का ये दिया हुआ है, ठीक है, टोटल। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये 9 5 + 2 7 7 + 9 16। हाँ, अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये 2 लाख किस बात का है? ये 2,50,000। एक सेकंड देखते हैं क्या आगे पीछे लिखा हुआ है, शायद चेक करते हैं। 1,50,000 + 30,000 + 4,000 + 16,000 - 2,50,000 50,000। अच्छा, मुझे लग रहा है ये जो है ना ये टोटल 2 लाख किया है, ठीक है। फिर यहाँ से ये एडजस्ट करके बैलेंसिंग फिगर, ये 2 लाख अलग से कुछ नहीं है, ये मेटेरियल का है, ये पूरा डायरेक्ट वेजेस का है, ये स्पेशल स्टोर आइटम और ये ओवरहेड सब मिला के 2 लाख आ रहा है। और ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है 2,50,000 से 2 लाख को लेस करके 50,000 का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है सेलिंग एक्सपेंसेस है 20,000, नेट प्रॉफिट है 30,000। सेलिंग एक्सपेंसेस लिख के 50,000 से माइनस करने से नेट प्रॉफिट आ गया। इट इज ऑल्सो नोटेड दैट एवरेज आवरली रेट फॉर 3 डिपार्टमेंट XYZ आर सिमिलर। बोल रहा है कि जिस रेट पे ये तीनों डिपार्टमेंट में पेमेंट होता है वो सेम है, ठीक है। मतलब ये देखो यहाँ पर दिख भी रहा है, एक्स डिपार्टमेंट में 8 आवर्स काम हुआ है, कितने करके पेमेंट हुआ 2.5, ठीक है। यहाँ पर भी 2.5, यहाँ पर भी 2.5 ही हुआ होगा क्योंकि अलग कोई रेट तो दिया है नहीं। और इस पे चेक करके देखेंगे कि 45 हो रहा है कि नहीं, तो देखो 8 × 2.5 चेक करो कितना आ गया 20, 6 × 2.5 कितना आ गया 15 और 4 × 2.5 कितना आ गया 10। तो ये देखो 20 30 40 45, ठीक है। ये ऊपर की तरफ लिख दिया है, जो भी हो तो 45, मतलब तीनों डिपार्टमेंट में सेम रेट पे जो है पेमेंट होता है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। कैलकुलेट द इंटायर रिवाइज्ड कॉस्ट ड्यूरिंग 16 एक्चुअल फिगर्स एज बेसिस, ठीक है। बोल रहा है कि पूरा कॉस्ट शीट को रिवाइज करो, ये वाला ये वाला कॉस्ट शीट को पूरा हमें रिवाइज करके देना है और एक्चुअल बेसिस पे करके देना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो बोला नहीं है ना किस बेसिस पे ओवरहेड लगाएगी, ये चीज को हमें ध्यान रखना है कि हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे। पूरा एक्चुअल बेसिस पे हमें करके दिखाना है कि कौन से बेसिस पे ओवरहेड लिया गया। यहाँ पर बोल रहा है +33%। ओवरहेड का तो कोई एक बेसिस होगा, ये ओवरहेड किस बेसिस पे चार्ज हुआ है और किस बेसिस पे हो सकता है। या तो मेटेरियल बेसिस पे होगा, देखो यहाँ पर अवेलेबिलिटी किस चीज का है, मेटेरियल का है, लेबर कॉस्ट का है और लेबर आवर्स का है। तो ये तीनों में से किसी एक बेसिस पे होना चाहिए। और बोल रहा है 20% टोटल कॉस्ट पे लगाना है सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ओवरहेड किस बेसिस पे लगाए तो कैसे चूज करेंगे। सबसे पहला बात है क्योंकि ये अलग अलग डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ओवरहेड जो है हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग होना चाहिए। तो मेटेरियल अगर हम लोग प्रीवियस ईयर बेसिस पे करेंगे क्योंकि इसको तो हमें रिवाइज करना है, तो जैसे हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया ना, ये देखो जैसे हम लोगों ने कहा चला गया ये वाला क्वेश्चन किया, इसमें हम लोगों ने क्या किया प्रीवियस ईयर के डेटा को जो है बेसिस बना के इसको प्रिपेयर किया। सेम तरीके से प्रीवियस ईयर डेटा के बेस बना के ये प्रिपेयर करना है। यहाँ पर हमें प्रिपेयर करके दे दिया है कॉस्ट शीट, उसको फिर से सही तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो मेटेरियल तो बेसिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट का अलग से नहीं दिया है। वेजेस दिया हुआ है तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग, और जो है लेबर का रेट भी दिया हुआ है। लेकिन अगर ध्यान से देखें ये लेबर रेट सबके लिए एक ही जैसा है, ठीक है। लेबर का रेट जो है वो सबके लिए एक ही जैसा है, 2.5 करके है। इसका मतलब लेबर आवर जो है ये मेन मैटर करेगा यहाँ पर, यानी ओवरहेड हम लोग का लेबर आवर बेसिस पे होना चाहिए। आवर्स ही फैक्टर है पेमेंट करने का, रेट
रेट तो सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आवरली बेसिस पे, मतलब आवर्स बेसिस पे ओवरहेड को अप्लाई करेंगे। तो हम लोग पहले ओवरहेड का जो है बेसिस कैलकुलेट करते हैं, फिर जाके रिवाइज्ड कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स वाई जेड, 3 डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, एक्स वाई जेड। यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। आवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, आवरली बेसिस पे करेंगे। तो डायरेक्ट वेजेस कितना कितना था प्रीवियस ईयर के डेटा के बेसिस पे दिखना है, 10,000, 12,000, 8,000, 10,000, 12,000 और 8,000। और पेमेंट रेट जो है, रेट जो है सभी का पर आवर बेसिस पे, एट द रेट पर आवर बेसिस पे 2.5 करके है, यानी सभी को 2.5 करके पेमेंट हुआ है, 2.5 पर आवर बेसिस पे। यहाँ पर डेटा गिवन है ना, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, इसके बाद हम लोग लेबर आवर कैलकुलेट करेंगे। लेबर आवर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा बात है। अगर ये पेमेंट हुआ है इतने रेट पे, ठीक है, मतलब 2.5 रुपीज दिया जाता है 1 आवर काम करने के लिए, तो 10,000 जो पेमेंट हुआ है उसमें कितने टाइम लेबर ने काम किया है, यूनिटरी मेथड से करना है। तो 1 रुपीज के लिए 1/2.5 आवर, तो 10,000 रुपीज के लिए 1/2.5 इंटू 10,000, यानी 10,000 डिवाइडेड बाई 2.5 करना पड़ेगा। ये देखो 10,000 डिवाइडेड बाई 2.5 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, 12,000 डिवाइडेड बाई 2.5 करेंगे तो लेबर आवर पता चल जाएगा, 8,000 डिवाइडेड बाई 2.5 करेंगे तो पता चल जाएगा कितना लेबर आवर जो है काम हुआ है, ठीक है। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये हो गया 4,000 आवर्स। 12,000 डिवाइडेड बाई 2.5, 4,800 आवर्स। 8,000 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये हो गया 3,200 आवर्स। इतने इतने आवर्स जो है काम हुए तब जाके ये पेमेंट हुआ है, तो हमें लेबर आवर्स मिल गया, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जो ओवरहेड है उसको लेबर आवर बेसिस पे जो है रिकवर करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है ओवरहेड रिकवरी, ओवरहेड रिकवरी ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर, लेबर आवर। तो क्या करना है, जैसे यहाँ पर किया था देखो सेम तरीके से, जिस बेसिस पे होगा वो नीचे चला जाएगा, ओवरहेड ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरहेड में क्या है हम लोग के पास, क्वेश्चन में ओवरहेड में हम लोग के पास है फैक्ट्री ओवरहेड। ये देखो हम लोग के पास है ओवरहेड में, ये फैक्ट्री मानेंगे, जब कुछ नहीं दिया है तो फैक्ट्री मानेंगे, या फिर अगर चाहो तो सिर्फ ओवरहेड लिख लो। तो यहाँ पर 4th नंबर पॉइंट बना के ओवरहेड लिख लेते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर जगह है तो हम लिख लेते हैं, अगर तुम लोग का जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम लोग नहीं लिखने का जरूरत नहीं, यहाँ डिवाइड फॉर्मेट में जो लिखेंगे वो लिख लो, ठीक है। तो ओवरहेड हम लोग का कितना हो जाएगा, 5,000, 9,000, 2,000। ये अगर जगह है तो लिखो, अगर नहीं है तो अभी हम डिवाइड फॉर्मेट में लिखेंगे तो डायरेक्टली वो भी लिख सकते हो, 5,000, 9,000 और 2,000। ये हो गया ओवरहेड। अब हमें ओवरहेड रिकवरी करना है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर, मतलब कैसा होगा, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाई लेबर आवर। अच्छा देखिए, तो टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाई लेबर आवर ऐसे करेंगे। तो टोटल ओवरहेड कितना है 5,000, ठीक है। लेबर आवर कितना है 4,000 आवर्स, ये देखो लेबर आवर। अच्छा, फिर से टोटल ओवरहेड कितना है 9,000, और बेसिस लेना है लेबर आवर, तो 4,800 आवर। टोटल ओवरहेड कितना है 2,000, और बेसिस लेना है लेबर आवर, वो कितना है 3,200 आवर। अब डिवाइड करने से हम लोग को पता चलेगा कि रेट, ठीक है, रेट ओवरहेड रिकवरी रेट कितना आ रहा है, 5,000 डिवाइडेड बाई 4,000 रुपीज। ये देखो रुपीज 1.25 पर आवर, ठीक है। 9,000 डिवाइडेड बाई 4,800, अच्छा रुपीज 1.875 पर आवर, रुपीज 0.625 पर आवर, ठीक है।
ये हम लोग का कैलकुलेट हो गया लेबर आवर रेट। ठीक है, अब हम लोग अपना कॉस्ट शीट जो है वो प्रिपेयर करके देख सकते हैं। तो देखो कॉस्ट शीट कैसे होगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ये वाला प्रिपेयर करके देखो। फॉर जॉब नंबर 555, फॉर जॉब नंबर 555, पीछे करते हैं, यहाँ जगह नहीं है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले लिखना पड़ेगा मेटेरियल। मेटेरियल जैसा है वैसे ही लिखेंगे। मेटेरियल 70 रुपीज। अमाउंट जो है, इसको अमाउंट नहीं लिख के पर यूनिट लिखते हैं, क्योंकि ये हम लोग को पर यूनिट में दिया है, ये वाला। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं पर यूनिट, क्योंकि ये एक यूनिट का दिया हुआ है। पर यूनिट यहाँ पे रुपीस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लेबर। अच्छा, लेबर का हमें यहाँ पर एक साथ दिया है, लेकिन हमें फिर से रिवाइज करना है, तो इसका प्रेजेंटेशन हमें एकदम एग्जैक्ट जैसे होना चाहिए वैसा प्रिपेयर करना चाहिए। तो सभी को 2.5 रुपीज 2.5 पर आवर करके पेमेंट हुआ है, तो वही लिखेंगे। डिपार्टमेंट XYZ का पेमेंट है, तो लेबर में यहाँ पर आ जाएगा डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड। अच्छा, कितना पेमेंट होगा? 8 आवर्स एट द रेट ऑफ 2.5 करके, 6 आवर्स और 4 आवर्स। 6 आवर्स एट द रेट ऑफ 2.5 करके और 4 आवर्स एट द रेट ऑफ 2.5 करके। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? यहाँ भी एक कॉलम कर सकते हैं। ये 10 रुपीज हो रहा है, ये हो जाएगा 15 रुपीज, ये 20 रुपीज। तो टोटल करने से हो जाएगा हम लोग का 45 रुपीज हो गया लेबर का। अच्छा, और एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। देखो, जब हम लोग कॉस्ट शीट पढ़े थे तब मैंने बोला था चार्जेबल एक्सपेंसेस वगैरह ये सब हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। चार्जेबल एक्सपेंस स्पेशल स्टोर आइटम, ठीक है, 5 रुपीज। तो ये लिख लेते हैं, चार्जेबल एक्सपेंस स्पेशल स्टोर आइटम 5 रुपीज। तो 45 प्लस 5, 50, 50 और 70, 120 रुपीज। ये हम लोग का बन जाता है प्राइम। अच्छा, इसके बाद ओवरहेड। ओवरहेड, ओवरहेड का कोई नाम नहीं है कि ये फैक्ट्री है कि ऑफिस है कि एडमिनिस्ट्रेशन है, सिंपल ओवरहेड दे दिया है। ठीक है, तो फैक्ट्री मान के चल सकते हैं। अब तीनों डिपार्टमेंट में होगा, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई और डिपार्टमेंट जेड। अच्छा, ओवरहेड कैसे रिकवर करना है? हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है इस रेट पे। ठीक है, तो 1.25 एट द रेट ऑफ 1.875 और एट द रेट ऑफ 0.625। ठीक है, लेबर पर आवर बेसिस पे। तो कितने आवर्स जो है काम हुए? 8, 6 और 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 आवर्स एट द रेट ऑफ 6 आवर एट द रेट ऑफ 4 आवर एट द रेट ऑफ 1.25, 1.875 और 0.625। देखो, यही हम लोग का कैलकुलेट करके आया था सेम। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अच्छा, देखते हैं कितना आ रहा है। 8 इंटू 1.25, 10 रुपीज। 6 इंटू 1.875, 11.25 रुपीज। 4 इंटू 0.625, 2.5। 2.5 प्लस 11.25 प्लस 10, 23.75 प्लस 120। तो ये हो गया 143.75। ये हो गया वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, वैसे हमें बोला नहीं है कि ये कौन सा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही लिख देते, क्योंकि बोला तो नहीं है कि कौन सा ओवरहेड है, तो फैक्ट्री भी मानेंगे तो ये वर्क्स कॉस्ट लिख सकते हैं, लेकिन इसके बाद कुछ और नहीं है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया कि ये हम लोग का टोटल कॉस्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें 20% प्रॉफिट लगाना है, ठीक है। अच्छा हाँ, और एक चीज भी तो हमें लगाना पड़ेगा, देखो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने ये ओवरहेड लगाया, ये भी तो ओवरहेड है, सेलिंग एक्सपेंसेस यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, इसका एक्चुअल फिगर एक्चुअल बेसिस मान के हमें करने के लिए बोला है, तो इसका मतलब इसके बाद हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा सेलिंग एंड सेलिंग ओवरहेड, ठीक है, सेलिंग ओवरहेड बोल के लिख देते हैं। अच्छा, सेलिंग ओवरहेड कितना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसको हम लोग कौन से परसेंटेज पे जो है रिकवर कर सकते हैं। ये तो हम लोगों ने लेबर आवर बेसिस पे किया, हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसको हम लोग कौन से परसेंटेज बेसिस पे जो है रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, देखते हैं, देखो कौन से परसेंटेज पे रिकवर कर सकते हैं। तो नॉर्मली देखो क्या होता है, जब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, शायद मुझे जितना याद आ रहा है, हम लोग को क्या करना चाहिए, वो हमें फैक्ट्री ओवरहेड के बेसिस पे ही जो है वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे रिकवर करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर लिखते हैं। ये वाला हटा देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो जगह नहीं। ये वाला नेक्स्ट पेज में लिख देंगे, ठीक है। अगर तुम लोग का जगह नहीं है तो तुम लोग इसके यहाँ जो है कॉस्टशीट में बस एक ही लाइन होगा, तुम लोग इसके बाद लिख सकते हो। मेरा इधर जगह है तो हम लिख लेते हैं, ताकि ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाए, और ये पॉइंट हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड। तो सेलिंग ओवरहेड का देखते हैं कैसे होगा। सेलिंग ओवरहेड है 20,000, तो इसको कौन से बेसिस पे देंगे, अगर हम लोग वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे देते हैं, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये 2 लाख हम लोग का वर्क्स कॉस्ट है। कैसे, मेटेरियल और वेजेस और ये सब मिला के जितना आएगा वो प्राइम कॉस्ट होगा। तो प्राइम कॉस्ट कितना हो गया, 1,84,000। अब इसमें 16,000 ऐड करने से ओवरहेड ये आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। ये 2 लाख आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट, ये टोटल करके दिया है, तो हमें कुछ नहीं बोलेगा, तो हम लोग ओवरहेड को हमेशा वर्क्स कॉस्ट बेसिस पे जो है रिकवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स कॉस्ट। अच्छा, तो यहाँ पर देखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है, 20,000, वर्क्स कॉस्ट है 2 लाख। 20,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, यानी 10% हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में जब हमें कुछ नहीं बोलेगा, जैसे बोल देता है तो वैसे ही करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर जैसे जैसे बोला था वैसे ही किया था, लेकिन अगर नहीं बोलेगा तो हमें क्या करना है, वर्क्स कॉस्ट की बेसिस पे रिकवर करना है। क्या क्या चीजों को, फैक्ट्री ओवरहेड के अलावा बाकी सारे ओवरहेड को। तो फैक्ट्री ओवरहेड के अलावा तो 2 ही ओवरहेड होता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इनके रिकवरी के बारे में कुछ बोल दिया है तो फॉलो द क्वेश्चन, अगर नहीं बोला है तो ऑलवेज वर्क्स कॉस्ट बेसिस पे ही करना है। यहाँ तो बोल भी दिया था वर्क्स कॉस्ट पे ही करो, अगर नहीं भी बोलता तो भी वर्क्स कॉस्ट पे करते, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं। अगर हमें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कैसे रिकवर करना है कुछ नहीं बताता है पर्टिकुलरली, हम लोग अगर कोई एजम्पशन लेते हैं तो हमेशा हमें वर्क्स कॉस्ट बेसिस पे ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ये याद रखना है। अगर चाहो तो अपने जैसे समझ में आता है उस हिसाब से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो इस बात को, ठीक है। कि अगर कुछ नहीं स्पेसिफाई करेगा तो हमेशा वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट पे करना है। तो 10% हो गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10% ऑन वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। तो ये वर्क्स कॉस्ट नाम दे दो, फिर इसको वर्क्स कॉस्ट ही मानेंगे, क्योंकि नीचे हम लोग का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन था। तो ये वर्क्स कॉस्ट 143.75, इसका 10% यानी 14.375 होगा। 14.375 यानी 38 लिख लेते हैं। 143.75 प्लस 14.38, 158.1213, ठीक है, 13। तो ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का आ गया टोटल कॉस्ट,
अब इस पे प्रॉफिट लगाएंगे। प्रॉफिट कितना लगाना है क्वेश्चन हमें बता दिया, 20% टू टोटल कॉस्ट। तो ये टोटल कॉस्ट पे लगाना है, तो अच्छा हुआ हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, कॉस्ट हमारे पास है, इस पे 20% जस्ट अप्लाई करना है। 31.625, 31.63 हो जाएगा। 3 + 3 6 हो गया, 6 + 1 7 9 8 1 189.76 आ रहा है सेलिंग प्राइस। 189.76 सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है कि ये देखो 189.76 आया, और जो इन्होंने किया था उसमें 160 आया था। ठीक है, लेकिन ये इतने में होना चाहिए। अगर हम लोग सही तरीके से ओवरहेड रिकवरी नहीं करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो हम लोग का जो मतलब सेलिंग प्राइस है वो कम आ रहा है। जैसे यहाँ पर वैसे यहाँ प्रॉफिट ऐड नहीं किया है, कॉस्ट 160 आ रहा है बोल सकते हो, तो यहाँ से कंपेयर करते हैं हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है 158.13। तो देखो यहाँ पर हम लोग का ज्यादा आ जा रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग का सही आ रहा है, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर बेसिस पे सोच समझ के, जिस बेसिस पे करना चाहिए, जो हमें अप्रोप्रिएट लगता है, उस बेसिस पे ओवरहेड का रिकवरी किया। अगर ओवरहेड रिकवरी हम लोग रैंडमली कर देते हैं कोई बेसिस के बगैर, तो हम लोग का कॉस्ट जो है वो गलत कैलकुलेट होता है। ठीक है, इससे हम लोग का या तो लॉस होगा या तो हम लोग का जो है ओवर रेटेड हो जाएगा प्राइस। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को हमेशा जो है ओवर रेट को सोच समझ के ही अप्लाई करना चाहिए। इन्होंने देखो सोच समझ के अप्लाई नहीं किया है ना, ये देखो इन्होंने सोच समझ के नहीं किया, क्या किया, डायरेक्टली 33% ओवर रेट पे लगा दिया, जिस वजह से इनका जो कॉस्ट है 160 यानी ओवर आ रहा है। ठीक है, जबकि कॉस्ट आना चाहिए हम लोग का इतना। कॉस्ट अगर ज्यादा आ जाएगा तो फिर प्रॉफिट लगाने के बाद सेलिंग प्राइस भी ज्यादा आएगा, तो मार्केट में सेल होने में मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। और ये वाला क्वेश्चन ऐसा हम लोगों ने सेम देखो यहीं से किया था, हम दिखा देते हैं, सिर्फ डेटा अलग था, इलास्ट्रेशन 1। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने सेम किया था। ऐसे क्वेश्चन लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन ही करवा दिया। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। देखो इसमें क्या बोला है, in a factory following the job costing method on an abstract form, the work in process as at 30th September as was prepared as under। अच्छा क्या बोला है, बोल रहा है इन ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में ये जॉब कॉस्टिंग मेथड फॉलो होता है, मतलब वो लोग जॉब बेसिस पे काम करते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द वर्क, ठीक है, वर्क से ये कुछ डेटा जो है लिया गया है 30th सितंबर का। अच्छा क्या है, क्या क्या जॉब चल रहा है, 115 मतलब जॉब नंबर। मैंने पहले भी बोला था कि जॉब में जॉब नंबर असाइन करना जरूरी होता है समझने के लिए कि कौन सा टास्क है। तो जॉब नंबर 115 चल रहा है, जॉब नंबर 118, जॉब नंबर 120। इस पे मटेरियल लगा है इतने का, इस पे इतने का, इस पे इतने का, ये सब रुपीज में होगा। ठीक है, डायरेक्ट लेबर 400 आवर्स जो है, और इसमें 250 आवर्स, इसमें 300 आवर्स, और ये ना रुपीस दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में ना रुपीस वगैरह क्लियरली नहीं बताया है, एग्जाम में जरूर बताएगा, फिर भी हम तुम लोग को पढ़ के समझा देते हैं। देखो ये सब मटेरियल का कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट इतना लगा है। ठीक है, ये लेबर का कॉस्ट है, ये अगर ऐड करोगे ना, देखो 800 प्लस 500 प्लस 475 ऐड करने से 1775 आएगा। ये रुपीस है कि इतने आवर काम करने पे इतना पेमेंट करना पड़ा, यानी 2 रुपीस करके होगा। 400 इंटू 2 करेंगे तो 800 हो जाएगा। 250 आवर्स काम करने पे 500 पेमेंट हुआ, यानी 2 रुपीस करके ही पेमेंट होगा। 250 इंटू 2 करके देखो 500 हो जाएगा। 300 आवर्स काम हुआ, लेकिन इसका रेट कुछ अलग ही होगा, तभी 475 आया, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करने से होगा नहीं। ठीक है, तो रेट कितना होगा अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग कर सकते हैं। 475 मिला है 300 आवर्स काम करने के लिए, तो पर आवर का रेट कुछ इतना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग का रुपीस दिया हुआ है इस साइड में। ठीक है, और ये आवर्स दिया हुआ है, और ये भी देखो ये भी अमाउंट है फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा। ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड का, ये लेबर का, और ये मटेरियल का। अच्छा देखते हैं आगे क्या बोला है। यहाँ पर बोल रहा है मेटेरियल यूज्ड इन अक्टूबर। अक्टूबर में जो मेटेरियल यूज हुआ है उसका डिटेल्स दिया हुआ है। अक्टूबर में मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर, मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर का मतलब है जब स्टोर से मेटेरियल फैक्ट्री में आता है तो डायरेक्टली ऐसे नहीं है कि आ गया। ठीक है, मतलब
स्टोर वाले को हम लोगों ने बता दिया कि फैक्ट्री में इतना मटेरियल चाहिए और वो मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है, उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। पहले रिटन नोट बनाना पड़ेगा कि स्टोर में जाके वो नोट जमा देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे हो रहा है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि हम लोगों ने जस्ट ऑर्डर दे दिया सामान आके पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका एक प्रोसेस होता है। तो क्योंकि प्रूफ रखना पड़ता है ना कि कितना मटेरियल यूज हुआ नहीं हुआ, तो प्रूफ तभी होगा अगर हर काम जो है रिटर्न में होगा। तो मटेरियल रिक्वेजिशन नंबर मतलब मटेरियल का रिक्वेस्ट नंबर कि मैंने इतना मटेरियल चाहिए इस जॉब के लिए, इतना इतना इस जॉब के लिए मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, इस जॉब के लिए मटेरियल का रिक्वायरमेंट है 120 121 124, कितने जॉब है, कैसे पता चलेगा कौन सा मटेरियल कौन से जॉब के लिए गया, फिर कैसे कॉस्ट डिसाइड करेंगे। इसीलिए मटेरियल रिक्वेस्ट नंबर के साथ रिक्वेस्ट जनरेट किया जाता है, ठीक है, टोकन सिस्टम की तरह बोल सकते हो, जनरेट किया जाता है, फिर मटेरियल सेंड होता है स्टोर से फैक्ट्री। तो ये देखो, ये सब जॉब नंबर 118 118 118 के लिए इतने रुपए का मटेरियल जो है सेंड किया गया है और इसका रिक्वेस्ट नंबर इतना इतना है, ठीक है। फिर 120 121 124 तीन अलग अलग जॉब है, उसके लिए इतने इतने रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हुए थे और इतना इतना मटेरियल का कॉस्ट जो है लगा था, और टोटल अक्टूबर में 3535 यानी 3535 रुपीज का जो है मटेरियल इनकट हुआ था। ए समरी ऑफ लेबर आवर्स डिप्लॉयड ड्यूरिंग अक्टूबर इज एज अंडर। अब बोल रहा है लेबर्स का अक्टूबर का डिटेल्स दिया, जैसे अक्टूबर का मटेरियल का डिटेल्स दिया है वैसे लेबर का भी डिटेल्स दिया। क्या क्या दिया है देखो, जॉब नंबर 115 के लिए नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, तो दो शॉप ए शॉप बी, ठीक है, मतलब दो प्लेसेस में जो है काम होता है, जैसे दो मशीन में काम होता है ना, ऐसा हो सकता है एक फिनिश गुड्स पहले मशीन ए से निकला फिर मशीन बी से निकला, वैसे ही तो शॉप ए और शॉप बी दोनों शॉप से जो है यहाँ पर दिखा रहा है कि दोनों शॉप से जो है ये जॉब जो है कंप्लीट होगा। इसमें लगेगा 25 आवर्स, इसमें भी 25 आवर्स, इसमें 90 और इसमें 30 आवर्स, पूरे ये जॉब को कंप्लीट होने के लिए। ये जॉब को कंप्लीट होने के लिए शॉप ए में 75 आवर्स लगेगा, शॉप बी में 10 आवर्स। 121 जॉब नंबर जो है वो सिर्फ शॉप ए से ही कंप्लीट हो जाता है, बी में उसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं होता है, मतलब बी में ना तो उसका कुछ मतलब इनपुट है ना तो आउटपुट है बी से। 124 जॉब नंबर में 20 आवर्स शॉप ए में लगता है, 10 आवर्स शॉप बी में लगता है, टोटल इतने आवर्स जो है यूज हुए हैं अक्टूबर में। इनडायरेक्ट लेबर में क्या क्या है देखो, वेटिंग फॉर मटेरियल, मशीन ब्रेकडाउन, आइडल टाइम, ओवर टाइम प्रीमियम, ये सब मिला के इतने आवर्स जो है शॉप ए में और इतने आवर्स जो है शॉप बी में जो है इनकर्ड हुआ है, ठीक है। शॉप ए में इतना टाइम लग गया है और शॉप बी में इतना टाइम लग गया है, किस चीज का, इनडायरेक्ट लेबर का। मतलब इनडायरेक्ट लेबर मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली जो है प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं, उसमें इतना इतना टाइम इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। अच्छा अब आगे पढ़ते हैं, और क्या बोला है, करने क्या बोला है, ये सब तो हमें डेटा दे रखा है अक्टूबर का, ठीक है। ए शॉप क्रेडिट स्लिप वाज इशूड इन अक्टूबर, that material issued under requisition number 54 was returned back to store as being not suitable। बोल रहा है कि एक स्लिप जो है जनरेट किया गया, इशू किया गया है अक्टूबर में, जिसमें क्या लिखा हुआ है, मटेरियल इशूड अंडर रिक्वेस्ट नंबर 54 रिक्वेस्ट नंबर पे जो मटेरियल इशू किया गया था, चलो देखते हैं कौन सा है। 54 रिक्वेस्ट नंबर पे जो मटेरियल इशू किया गया था, जॉब नंबर 118 पे इशू किया गया था, कितना 300। अच्छा उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, बोल रहे हैं कुछ एक प्रॉब्लम है जिसके लिए उस जॉब के लिए वो मटेरियल बोल रहे हैं सूटेबल नहीं है। A material transfer notice in October indicated that material issued under request number 55 job 118 was डायरेक्टेड टू जॉब नंबर 124। ये पूरा पॉइंट फिर से समझाते हैं। बोल रहा है कि एक स्लिप जनरेट हुआ है अक्टूबर में जहां पर लिखा हुआ है कि 54 रिक्वेस्ट नंबर पे जो मटेरियल सेंड किया गया था जॉब नंबर 118 के लिए, 118 यहाँ नहीं दिया है, मैंने टेबल में चेक करवाया अभी तुम लोगों को, देखो जहां पर ये दिया हुआ था कि 54 रिक्वेस्ट नंबर 118 जॉब के लिए है, वो रिटर्न बैक हो गया है स्टोर में। क्यों, क्योंकि वो सूटेबल नहीं है, मतलब जरूरत नहीं उनको उस जॉब के लिए, ठीक नहीं लग रहा है तो उन्होंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। और क्या बोला है, ए मटेरियल ट्रांसफर नोट मतलब मान लो कि जॉब 118 के लिए मटेरियल गया था लेकिन वो यूज हो रहा है जॉब 112 में फॉर एग्जांपल, तो ट्रांसफर जब हो रहा है क्योंकि स्टोर से जब निकला था तो मटेरियल गया था इस जॉब के लिए 118 के लिए, ट्रांसफर कहाँ हुआ है 124 में, जो नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी का यूज कर लेते हैं।
स्टोर से गया 118 में, अब 118 से जा रहा है 124 में, तो इसके लिए ट्रांसफर नोट जो है इशू करना जरूरी है, नहीं तो जो है पता नहीं चलेगा कि अगर 118 में यूज नहीं हुआ तो कहाँ यूज हुआ, तो एक ट्रांसफर नोट देना है, तो इस जॉब से इस जॉब में ट्रांसफर हो गया, वही बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए कौन सा रिक्वेस्ट नंबर है, बोल रहा है कि ए मेटेरियल ट्रांसफर नोट इन अक्टूबर इंडिकेटेड दैट मेटेरियल इशूड अंडर रिक्वेस्ट नंबर 55 फॉर जॉब नंबर 118, जॉब नंबर 118 ने 55 नंबर रिक्वेस्ट जनरेट करके बोला था मुझे मटेरियल चाहिए, बाद में वो मटेरियल उन्होंने 124 जॉब वाले को दे दिया, ठीक है, तो इसके लिए ट्रांसफर नोट जनरेट हुआ। फिर क्या बोल रहा है, आवरली रेट इन शॉप ए पर लेबर आवर इज 3 व्हाइल शॉप बी 2 पर लेबर आवर, मतलब बोल रहा है जॉब शॉप ए में जो भी लेबर काम करते हैं उनका पेमेंट होता है 3 रुपीज पर आवर करके, शॉप बी में जो भी काम करते हैं उनका 2 रुपीज पर आवर करके। द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द सेम रेट, फैक्ट्री ओवरहेड का रेट भी सेम ही है, जॉब शॉप ए के लिए 3, शॉप बी के लिए 2, एज इन सितंबर जॉब 115, 118, 120 वर कंप्लीटेड इन अक्टूबर, बोल रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड तो सेम है ही, पूरे सितंबर में भी यही रेट था, ठीक है, ये तो हमें अक्टूबर का बता रहा है, वैसे बोल रहा है कि सितंबर मतलब इसके प्रीवियस मंथ में भी सेम रेट था, देखो क्या बोला है यहाँ पर, द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द सेम रेट एज इन सितंबर, सितंबर में जो भी जॉब परफॉर्म हुआ, कौन कौन सा हुआ, जॉब 115 यहाँ पर बता दिया, 118 एंड 120 वर कंप्लीटेड इन अक्टूबर। अच्छा, बोल रहा है कि जॉब 115, 118 और 120 कंप्लीट 8 अक्टूबर में हुआ है, और सितंबर में जो लेबर का रेट है वो वही है जो मतलब अक्टूबर में है, ये यही बात बोल रहा है, ये देखो, ये सितंबर अक्टूबर क्यों बोल रहा है, ये अक्टूबर का डेटा है, ये टेबल भी अक्टूबर का है, लेकिन ये जो टेबल है ये हम लोग का सितंबर का है, 30 सितंबर का है, तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि सितंबर में वही लेबर रेट है, वही फैक्ट्री का रेट है, ओवरहेड रेट है जो अक्टूबर से अक्टूबर में है, ठीक है, जो अक्टूबर में है, मतलब अक्टूबर का रेट इक्वल टू सितंबर का रेट, दोनों बार का रेट जो है वो सेम है, रेट इन रेस्पेक्ट ऑफ लेबर आवर रेट, ठीक है। और बोल रहा है कि जो जॉब 115, 118 और 120 सितंबर में शुरू हुआ था वो कंप्लीट हुआ अक्टूबर में, क्या सितंबर में शुरू हुआ था, चेक करते, 115, 118, 120, देखो ये 3 जॉब कब चल रहा था, सितंबर में, लेकिन ये कंप्लीट कब हुआ है, अक्टूबर में, ऐसा हमें क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द कंप्लीटेड जॉब, जो भी जॉब कंप्लीट हो गया है, कौन सा कंप्लीट हुआ है, अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले लाइन में पढ़ा कि ये 3 जॉब कंप्लीट हो गया है, हम लोग को इन 3 जॉब का क्या निकाल के देना है, फैक्ट्री कॉस्ट निकाल के देना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इट इज प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट टू पुट ए 10% ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बोल रहा है कि मैनेजमेंट का ये एक रूल्स है कि ये लोग फैक्ट्री कॉस्ट का 10% जितना होगा उतना ही ये लोग अप्लाई कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए, एंड इनवॉइस द जॉब, इनवॉइस मतलब होता है सेल करना, ठीक है, इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है, लोडिंग लगाया हुआ प्राइस या प्रॉफिट लगाया हुआ प्राइस, तो बोल रहा है ये सेल करेंगे इस जॉब को टू द कस्टमर ऑन ए टोटल कॉस्ट प्लस 20% बेसिस, बोल रहा है टोटल कॉस्ट जितना होगा प्लस 20% बेसिस पे ये जॉब को सेल करेंगे कस्टमर को, व्हाट वुड बी द इनवॉइस प्राइस ऑफ दिस 3 जॉब्स, ये 3 जॉब का इनवॉइस प्राइस यानी बेसिकली सेलिंग प्राइस क्या होगा, फिर से वही कॉस्ट शीट बनाएंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा सेलिंग प्राइस कितना है, लेकिन हाँ क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि ये तीनों जॉब का जो है मेटेरियल कॉस्ट कितना होगा, लेबर कॉस्ट कितना होगा, फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा, यही चीजों को हमें समझ के जो है लिखना है, ठीक है। पहले हम लोग इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, चलो कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब। अच्छा, अब ये तीनों जॉब का हमें पूरा का पूरा जो है सेलिंग प्राइस बताना है, तो ये तीनों जॉब का जो टोटल कॉस्ट है वो 2 मंथ मिला के है, सितंबर और अक्टूबर, क्योंकि सितंबर का तो हमें डिटेल्स दे ही दिया है, लिख लेंगे सितंबर का, ये देखो ये इसी चीज को हम डायरेक्टली वहां पर
पुट कर देंगे। सितंबर में ये तीनों जॉब का जो भी कॉस्ट है वो इतना है, दिस वन दिस वन दिस वन, ये लिख लेंगे। और अक्टूबर में कितना जॉब इनकर्ड हुआ है वो हमें वहां पर टेबल देख के समझना पड़ेगा। यहाँ तो हमें टोटल में दे दिया है, तो यहाँ लिखते हैं कॉस्ट, ऐसे लिखेंगे पहले पर्टिकुलर्स 115, 118 और 120। ठीक है, ये जॉब नंबर है 115, 118, 120। तो यहाँ लिख दिया मैंने जॉब नंबर। ठीक है, ये जॉब नंबर है। अच्छा, ये तीनों जॉब का हम लोग को पता है कि सितंबर का कॉस्ट कितना है, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट इन सितंबर। ये क्वेश्चन में दे दिया है, बस हम लोग इसको लिखेंगे अपने हिसाब से। सितंबर का कॉस्ट हम लोग लिखेंगे। सितंबर में क्या क्या कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, मेटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ पर लिखते हैं मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अच्छा, मेटेरियल का कितना कॉस्ट है, इंडिविजुअली भी दिया हुआ है 1325, 810, 765। 1325, 810, 765 रुपीज, रुपीज। अच्छा, लेबर का देखते हैं 800, 500, 475, 800, 500 और 475। ठीक है, मैंने पहले ही बोला है ये रुपीस में दिया हुआ है। प्रेजेंटेशन उस तरीके से अपने यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट, मतलब ये सभी अमाउंट का कॉलम है, लेकिन ये आवर्स बोल दिया तो ये आवर्स से बाकी ये सभी अमाउंट है। इस तरीके से देख सकते हो, दिया हुआ है यहाँ पर, मुझे लगा दिया हुआ नहीं है, ये पूरा टेबल है अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अमाउंट हम लोग का इस साइड का 800, 500, 475 और इधर 640, 400, 380, 640, 400 और 380। ये टोटल कर लेंगे तो हम लोग को टोटल कॉस्ट फॉर सितंबर मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग अक्टूबर का अप्लाई करेंगे, तो टोटल भी हमें दिया हुआ है 2900, 1775। इसको टोटल करोगे 2900 आ जाएगा। अच्छा सॉरी, ये तो हमें टोटल मेटेरियल दिया हुआ है, हम लोग इस तरीके से नहीं कर सकते ना, हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। 1325 मेटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, ऐसे करना है 2765। ये जो दिया हुआ है ये टोटल ओवरऑल मटेरियल का दिया है, लेकिन वो टोटल तो हमें चाहिए नहीं, हमें इस तरीके से ही चाहिए, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 1710, 1620। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, टोटल कॉस्ट इन सितंबर। अब ये जॉब कंप्लीट नहीं हुआ, फिर अक्टूबर में भी इसमें कॉस्ट लगेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट इन अक्टूबर। अच्छा, अक्टूबर में कितना कितना कॉस्ट लगा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो अक्टूबर में क्या क्या कॉस्ट है, वही मेटेरियल का भी होगा। तो मेटेरियल का पहले देखते हैं, कौन से जॉब के लिए, 115 के लिए। तो चेक करते हैं 115 के लिए मेटेरियल का कॉस्ट कितना इनकर्ड है। यहाँ पर 115 के लिए यहाँ तो कोई मेटेरियल कॉस्ट इनकर्ड ही नहीं है। ये देखो, ये एक टेबल है, ये एक टेबल है। देखो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाते हैं, ये एक टेबल है हम लोग का मेटेरियल रिलेटेड, ये तो लेबर रिलेटेड है। तो लेबर का तो देख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग मेटेरियल कैलकुलेट करें, जब लेबर करेंगे तब लेबर का देखेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 112, सॉरी 115, 115 नंबर जॉब के लिए अक्टूबर में कोई भी मेटेरियल इशू नहीं हुआ। इसका मतलब मेटेरियल रिगार्डिंग काम 100% कंप्लीट होगा तो ही इशू नहीं हुआ है। और नीचे भी कोई इंफॉर्मेशन में 150 नंबर जॉब के बारे में मेटेरियल रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला गया था। ठीक है, तो इसका मतलब इनमें मेटेरियल का कॉस्ट नहीं लगा है। ठीक है, नहीं लगा है तो कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद कौन सा जॉब है उसका मेटेरियल का कॉस्ट देखेंगे। उसके बाद जॉब है हम लोग का 118, 118 में कितना मेटेरियल लगा है, ये देखो 300 और 425 इतना लगा है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन था, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखो यहाँ पर जॉब नंबर 118 के लिए कुछ बोला था, अक्टूबर में क्या हुआ है।
ये देखो बोल रहा है कि एक रिक्वेस्ट जो 54 नंबर है उसमें जो मटेरियल पहुंचा था जॉब नंबर 118 के लिए वो सूटेबल नहीं होने के वजह से वो ट्रांसफर हो गया। ये देखो शॉप क्रेडिट सेल वाज इशूड इन अक्टूबर, दैट मटेरियल इशूड अंडर रिक्वेजिशन नंबर 54 वाज रिटर्न बैक। ठीक है, 54 नंबर जो मटेरियल इशू हुआ था वो रिटर्न बैक हो गया। 54 नंबर किसके लिए इशू हुआ था? 118 के लिए, मतलब 300 रुपीज का मटेरियल रिटर्न हो गया। मतलब ये मटेरियल जो गया था ये रिटर्न हो गया, मतलब ये कंज्यूम्ड नहीं हुआ है। हमें तो लिखना है मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, इसका मतलब बचा सिर्फ कितना, 425 रुपीज का मटेरियल शायद इसमें इनकट है। अब इसके उसके बाद भी एक इंफॉर्मेशन हमें और भी दिया है। क्या दिया है? बोल रहा है कि 118 से 124 में जो है मटेरियल ट्रांसफर हुआ है। जॉब नंबर रिक्वेस्ट नंबर 55। ठीक है, रिक्वेस्ट नंबर 55 यहाँ पर देखो, रिक्वेस्ट नंबर 55 पे जो मटेरियल जो 1118 के लिए दिया गया था वो ट्रांसफर हो गया 124 जॉब नंबर के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मटेरियल टोटल यहाँ पर कितना आया है, ये देखो यहाँ पर आ रहा है हम लोग का, अगर हम लोग ऐसे करके देखें यहाँ पर हम लिख के दिखाते हैं 300, 425, 725 टोटल यहाँ मटेरियल आया हुआ था। और ये वाला 550, 550 देखो मेटेरियल सॉरी जॉब नंबर 1118 के लिए इतना मटेरियल इशू हुआ था। ठीक है, मतलब स्टोर से इतना मटेरियल, इतने रुपए का मटेरियल गया था फैक्ट्री में, लेकिन क्या हुआ, ये जो मटेरियल है ये इन्होंने रिटर्न कर दिया, तो ये लेस कर देंगे। ठीक है, मतलब ये यूज ही नहीं हुआ, कंजम्पशन पे ये आया ही नहीं। अगर हम लोग सिंपल देखें ये कंजम्पशन पे आया नहीं, ये जो था ये इस जॉब में ट्रांसफर हो गया, तो ये भी कंज्यूम नहीं हुआ। तो कंज्यूम कौन सा होगा? 515। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही वाला लिखना चाहिए, मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर अक्टूबर, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर जॉब नंबर 118 इज 515। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 515, जैसे बोला है वैसे ही कर दिया कि जो इतने सारे रुपए के मटेरियल तो जरूर इशू हुए थे यहां से लेके यहां तक। ठीक है, लेकिन ये इन्होंने रिटर्न कर दिया जॉब नंबर 118 जो मेंटेन कर रहे हैं, और ये वाला इन्होंने इनको ट्रांसफर किया और बस ये बचा हुआ रहा, तो यही कंज्यूम हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद और एक है हम लोग का जॉब नंबर 120। तो जॉब नंबर 120 का मटेरियल कितना है? 665। क्या इसमें हमें चेक करने का जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के बताया ना, तो हमारा 1118 नंबर जॉब के लिए ज्यादा कुछ लिखा हुआ था, 120 के लिए तो लिखा हुआ था भी नहीं, तो हम लोग लिख देते 665 यहाँ पर मटेरियल का जो कंजम्पशन हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके बाद लिखेंगे लेबर। लेबर का देखते हैं, लेबर यहाँ पर अक्टूबर में टेबल दे दिया है कि कौन से जॉब के लिए कितना लेबर जो है यूज हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट लेबर लिखेंगे। तो हम लोग कौन कौन सा जॉब परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर? 115, 118, 120। तो 115 के लिए लेबर कितना लग रहा है? 25 और 25। अच्छा, ये शॉप ए में 25 आवर्स और शॉप बी में भी 25 आवर्स, और रेट कितना है? रेट यहाँ पर बता दिया है, शॉप ए के लिए 3 और शॉप बी के लिए 2, यानी 25 इंटू 3 और 25 इंटू 2, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। ये देखो 25 इंटू 3 प्लस 25 इंटू 2। ठीक है, ये करने से जितना आएगा ये हम लोग का यहाँ यहाँ के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 75 और ये 50, 125। ठीक है, ये हो गया 125, ये पहले जॉब के लिए हो गया, जॉब 1115। अब यहीं पर हम सेमी कोलन देके दूसरा वाला लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरे जॉब के लिए रेट तो वही है 3 और 2। अच्छा, दूसरा जॉब हम लोग का कौन सा है? 118। ठीक है, 118 के लिए कितना टाइम यूज हुआ है? 90 और 30। तो 90 इंटू 3 और 30 इंटू 2, तो 30 इंटू 2 60, 90 इंटू 3 270, 270 प्लस 60 मतलब 330। उसके बाद नेक्स्ट जो जॉब है उसमें कितने टाइम काम हुआ है? नेक्स्ट जॉब है हम लोग का 120, 75 और 10, तो 75 इंटू 3 और 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 20, 75 इंटू 3 कितना होता है? 245।
ठीक है, ये हो गया हम लोग का डायरेक्ट लेबर। अच्छा, इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे ओवरहेड। ओवरहेड भी कर लेते हैं साथ ही साथ, नहीं तो इस पे फैक्ट्री कॉस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक ही बार में कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक ही बार में कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ओवरहेड, ठीक है, क्योंकि हमें सितंबर का भी तो ऐड ऑन करना है ना। ओवरहेड का भी लिख लेते हैं। ओवरहेड का कितना हो जाएगा? ओवरहेड का हमें रिकवरी रेट देखना पड़ेगा, किस पे ओवरहेड हम लोग रिकवर करवाएं। यहाँ पर बोला है 10% ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी ओवरहेड है ये सभी हमें करने हैं 10% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन पहले फैक्ट्री ओवरहेड तो निकालना पड़ेगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालेंगे? तो हमें किसी बेसिस पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग के पास बेसिस क्या है? ये है फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, और ये लेबर आवर है, ये लेबर आवर है, ठीक है। तो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड किस बेसिस पे निकाल सकते हैं? लेबर आवर बेसिस पे निकाल सकते हैं, ठीक है। और लेबर का रेट जो है ये तो ये दोनों पे सेम है, इस पे अलग है, ठीक है। तो हम लोग लेबर आवर बेसिस पे निकालते हैं, क्योंकि देखो आवर्स जो है यहाँ पर 400 आवर्स, यहाँ 250, यहाँ 300 आवर्स, इस तरीके से जो है टाइम का यूटिलाइजेशन किया गया है। तो इसको हम लोग जो है आवरली बेसिस पे निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर ये यहाँ पर थोड़ा सा जगह चाहिए होगा, हम यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर। तो फैक्ट्री ओवरहेड है 1420 और लेबर आवर है। क्यों? देखो क्वेश्चन में हमारा ये यूटिलाइज नहीं हुआ, इसी को मैंने क्यों दिया वो हम बताते हैं। ये जो दिया हुआ है ना, इसका यूटिलाइज तो नहीं कर पा रहे कहीं पर भी, तो हम लोग इसको लेबर आवर बेसिस पे करते हैं। ये जब दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। देखो मेटेरियल का फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है, ठीक है। मतलब हम लोग बेसिस कैसे लेते हैं? जब मेटेरियल का कॉस्ट सबसे ज्यादा इनकट हो तब हम लोग उस बेसिस पे ले सकते हैं। तो देखो अगर हम लोग ये जॉब के लिए देखेंगे, इसमें मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है 1325, लेकिन यहाँ पर 765, थोड़ा सा बाइफरकेशन हो जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम लोग जो है आवरली बेसिस पे कर देते हैं, ठीक है, लेबर आवर। और इस डेटा का कहीं यूटिलाइजेशन भी नहीं हुआ है तो लेबर आवर बेसिस पे कर देते हैं। तो 400, 250 और 300 जितना आवर्स है इसको लिख लेते हैं। ये देखो 400, 250 और 300। तो यहाँ पर चेक करते हैं, 400, 300 और 250, 950, 1420 डिवाइडेड बाई 950। तो ये 1.4 नंबर क्या? एक सेकेंड, 1420 है। तो अच्छा, एक नहीं, हम मुझे लगता है बेसिस जो है ऐसे नहीं चूज कर सकते। एक मिनट रुको, मुझे बेसिस को देखना पड़ेगा किस बेसिस पे होगा, से डायरेक्टली नहीं चूज कर पाएंगे। 1420 ये तो ठीक है, टोटल ओवरहेड और लेबर का कॉस्ट पे देखें, 1420 डिवाइडेड बाई 1775। हाँ अच्छा, ये कॉस्ट हम मुझे देखना पड़ेगा एक बार कि कॉस्ट कितना हो रहा है। कॉस्ट पे ही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कैसे क्यों होगा कॉस्ट पे वो भी तो मुझे बताना पड़ेगा। रुको एक मिनट देख लेते हैं। कुछ तो सिमिलरिटीज होना चाहिए। 640, 400 और 380। अच्छा ये कितना आया था? ये 2 रुपीज करके आया था। अच्छा, हम लोग का 2 रुपीज करके आया था, यहाँ पर 640 बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पर हो रहा है 500 डिवाइडेड बाई 250, ये भी 2 रुपीज करके आ गया। और ये 300 आवर्स एट द रेट ऑफ 475, तो ये रेट आ रहा है हम लोग का 1.58 करके, ठीक है, 1.58। और ये हम लोग का जो है फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर दिया हुआ है 640 रुपीज। अच्छा, 640 रुपीज 400 आवर्स काम करने के लिए अगर हुआ है तो 640 डिवाइडेड बाई 400, 1.6 आ रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, देख थोड़ा सा हम भूल गए थे, बता दे।
जैसे देखो यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि देखो ये मेटेरियल का भी अलग अलग है, मतलब कुछ सिमिलरिटीज तो नहीं दिख रहा है ना। मतलब ऐसे अगर होता कि सभी में मेटेरियल काफी ज्यादा जो है कॉस्ट इनकट है, इसमें ज्यादा इनकट है, इसमें उतना नहीं है, इसमें थोड़ा सा और कम है, तो हम लोग कैसे पता करें कि कौन से बेसिस पे हमें लगाना चाहिए। मतलब नीचे क्या लिखे, मेटेरियल लिखे, लेबर लिखे, क्या लिखे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे ये वाला जो क्वेश्चन था ना, मैंने यहाँ पर बोला था कि अगर हमें कुछ बेसिस नहीं बताए तो मैंने बोला ना नोट कर लो। बाकी सारे ओवरहेड हमें कैसे करने हैं, जो है वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे। और फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि ये अगर हमें कुछ नहीं बताएगा तो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे करना है हमेशा, ठीक है। इसका नोट हम लिखवा ही देते हैं, ये बेटर रहेगा, ठीक है। हम नोट लिखवा देते हैं, नोट यहाँ पर लिख लो। इफ नथिंग is mentioned about overhead recovery rate, then factory overhead always recovered on direct wages basis and other all overhead on वर्क्स कॉस्ट बेसिस, ठीक है। ये हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और इसका रीजन भी है क्योंकि फैक्ट्री का ओवरहेड जो है लेबर के वजह से या मशीन, अब यहाँ तो मशीन का बात है ही नहीं, वो फैक्ट्री का काम दोनों दो लोग करते हैं, लेबर और मशीन, ठीक है। तो फिर अगर हमें यहाँ पर मशीन कुछ दिया ही नहीं है तो हम लोग लेबर बेसिस पे करेंगे। तो ये पॉइंट याद रखो, ये हमें हमेशा याद रखना है कि फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी कैसे होगा अगर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फिर क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे। और बाकी सब जो है ओवरहेड वो वर्क्स कॉस्ट बेसिस पे हम लोग को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लेबर आवर नहीं, लेबर का वेज हो जाएगा, लेबर वेजेस, ठीक है। तो वेजेस कितना है 1775, 1775, ठीक है, इंटू 100। 80%, ठीक है। ये हम लोग को याद रखना है कि फैक्ट्री ओवरहेड हमेशा लेबर वेज पे देंगे अगर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और फैक्ट्री ओवरहेड के अलावा बाकी सारे ओवरहेड को हमें देना है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। तो ये हम लोग का 80% कैलकुलेट हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड हमें देना है 80% ऑफ वेजेस, तो यहाँ पर देंगे 80% ऑफ लेबर कॉस्ट। अच्छा, तो लेबर कॉस्ट कितना था 125, 125 का यहाँ पर देखो, और एक चीज से भी हमें पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, देखो प्रीवियसली जैसे हुआ था वैसे भी कर सकते हैं। ये देखो प्रीवियसली, ये वैसे तो करना ही है जो मैंने नोट लिख पाया। यहाँ भी देखो इसका 80% कर लेते हैं तो कितना आया 640, इसका 80% करो कितना आया 400, इसका 80% करो कितना आएगा 380। वो चेक करते हैं, ये तो दिख ही रहा है 18 to 8 64, 18 to 5 400। और ये चेक करते हैं 475 into 80%, तो ये भी हम लोग का आ गया 300। ये कैसे आ गया 475 इंटू 80, हाँ 380, ये देखो 380 आ रहा है ना। तो अगर प्रीवियसली जैसे है सितंबर में वैसे ही अक्टूबर में होगा, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला था। तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग का ओवरहेड जो है 80% ऑफ लेबर है, ये हमें दिख गया, देखो यहाँ से दिख रहा है, तो यहाँ भी हम लोग वैसे ही अप्लाई कर देंगे। तो 125 का 80% 100 होता है, 330 का 80% 264 होता है, 245 का 80%, ये चेक करते हैं। इसका 80% ये हो गया हम लोग का 196 होगा, 196, ठीक है। अब ऐड करने से आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट पूरा ऐड कर देंगे सितंबर एज वेल एज अक्टूबर। तो यहाँ पर हो गया 2765 प्लस 125 प्लस 100, 2990, ठीक है। फिर यहाँ पर 515, 3330, 264, 1109, 1710 प्लस 515 प्लस 330 प्लस 264, गलत है 2819, 1620, 665
245, 196, 2726, ठीक है, ये हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। अब इसमें हम लोग को ऐड करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड। ये देखो यहाँ पर बताया कितना लेना है, 10% ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट, 10% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट का 10%, तो 2990 का 10%, ये हो जाएगा 290, 299। अच्छा, इसके बाद इसका 10%, 281.9 मतलब 282, या फिर 281.9 भी लिख सकते हैं, और ये 272.6। अच्छा, ऐड करने से कितना हो जाएगा, 2998.6, 2819 प्लस 2819, 3100.9, 2999, 2990 प्लस 299, 300, 289, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐड करना है हम लोग को सिंपल 20% कॉस्ट पे, तो ये तो कॉस्ट ही है, ये सभी पे 20% लगाना है, इंटू 20%, 657.8 प्लस 3289, 3946.8, ये हम लोग का हो गया सेलिंग प्राइस। 3100.9 इंटू 20%, 620.18, 3721, 299.8.6 into 20%, 599.72, 3598, ठीक है, 3598.32, इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये नोट तो काम आएगा ही, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए अगर ये नोट नहीं भी अप्लाई करूं तो भी चलेगा, क्योंकि हमें तो बोला था जैसा जैसा सितंबर में वैसे ही करना है। तो सितंबर में अगर ओवरहेड लेबर के ऊपर है तो अभी भी हमें लेबर के ऊपर देना पड़ेगा। कितना है हर जगह पे चेक करके देखो, 80% है। ठीक है, कैसे चेक करना चाहिए था, ये देखो ओवरहेड है 64 डिवाइडेड बाय 800, करने से ही पता चलेगा कितना आ रहा है, 80%, 0.8, हर जगह पे इस तरीके से चेक करना चाहिए। तो अगर यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ भी उतना ही होगा। बाकी अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आए तो इस नोट का यूज करना चाहिए, लेकिन पहले चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, ये ओवरहेड ये इस बेसिस पे है कि इस बेसिस पे है, देखने से ही पता चलेगा। तो दिख रहा है लेबर बेसिस पे है, तो हमें यहाँ पर भी लेबर बेसिस पे लेना चाहिए। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और कुछ नहीं करना पड़ेगा हम लोग को। देखो यहाँ पर बोला है ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है, एबीसी। ऑल प्रोडक्ट इज टू कस्टमर्स ऑर्डर, मतलब जॉब कॉस्टिंग करता है, कस्टमर के ऑर्डर बेसिस पे सारे काम करते हैं। ऑल ऑर्डर आर डिसिमिलर, मतलब कोई भी ऑर्डर एक दूसरे से मैच नहीं करता है, सारे डिसिमिलर ऑर्डर है, एंड दे गो थ्रू ऑल द 3 डिपार्टमेंट, और तीनों डिपार्टमेंट के थ्रू से ही जो भी ऑर्डर आता है वो एग्जीक्यूट होता है। मतलब तीनों डिपार्टमेंट का टास्क होता है ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर ए गिवन पीरियड वेयर एज फॉलोज, मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, ये देखो मटेरियल का टोटल इतना बता दिया, लेबर का अलग अलग बता दिया है इतना, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टोटल 90,000। एक बार देख लेते हैं क्या ये टोटल करके 90,000 आ रहा है कि नहीं। 30 प्लस 40, 70 और 20, 90, 40, 50, 60 और 30, हाँ 90। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं क्या बोला है।
द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर ऑर्डर वाज डिटरमाइंड एज फॉलोज। कोई भी अगर पर्टिकुलर ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसका कॉस्ट कैसे डिटरमाइन किया गया है वो बता रहा है। मटेरियल का 1000, लेबर का डिपार्टमेंट एबीसी का 120, 280, 200, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये सब मिला के 2200। ठीक है। द जनरल मैनेजर हैड अ हेजी आइडिया, इनका क्लियर आइडिया नहीं है। किसका? जनरल मैनेजर का बात कर रहा है। दैट द जॉब एक्सिक्यूटेड ऑन ऑर्डर ऑफ दिस नेचर आर अंडर प्राइस्ड। बोल रहा है ये जो कॉस्ट इन्होंने डिसाइड किया उसके बाद प्रॉफिट लगा के बेचते हैं तो इनको कोई क्लियर आइडिया नहीं है क्या ये अंडर प्राइस्ड हो रहा है, मतलब क्या हम लोग कॉस्ट गलत कैलकुलेट करेंगे तो ही अंडर प्राइस्ड होगा। So the service of a firm of cost accountant of which you are a member have been acquired for a thorough investigation। ठीक है। तो एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट जो है इन्होंने मतलब बोल रहा है कि द सर्विस ऑफ ए फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म में अगर तुम लोग सर्विस करते हो जिसका तुम लोग मेंबर हो, तुम लोग को एक्वायर किया गया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है। बोल रहा है कैन यू डिटेक्ट आफ्टर ए केयरफुल perusal of the limited available information the fundamental fallacy of the company's method assuming that the direct labor cost is an acceptable basis for distributing indirect manufacturing cost। बोल रहा है जो भी इंफॉर्मेशन है लिमिटेड ही है, लेकिन क्या जो भी अवेलेबल लिमिटेड डेटा है उसको देख के क्या एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट हम लोग ये आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि लेबर कॉस्ट जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस पे जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, ये कितना सही है। कहां पर इस बेसिस पे किया गया है? देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टोटल हुआ 600 और इनडायरेक्ट को भी कर दिया 600, मतलब 100% ऑफ लेबर कॉस्ट है ना, तो 100% ऑफ 600 ही होगा। बोल रहे हैं ये बात कितना सही है, क्योंकि इनको लग रहा था ना कि अंडर प्राइस्ड हो रहा है मेरा प्रोडक्ट, तभी इन्होंने कॉस्ट अकाउंटेंट को पूछा कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, आप बताओ कितना सही है कितना गलत है, मैंने जैसे कर रखा है। अब हमें क्या करना है? प्रिपेयर ए रिवाइज्ड कॉस्ट फॉर ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटिंग इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन मैनर यू कंसीडर्ड मोर करेक्ट देन द कंपनीज प्रोसीड्यूर। तो हमें क्या करना है? फिर से रिवाइज्ड कॉस्ट शीट बनाना है और ये बताना है कि अगर ये बेसिस सही नहीं है लेबर कॉस्ट बेसिस, तो हमें कौन से बेसिस पे करना चाहिए जो ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, हमें ये बताना है। अच्छा, इन्होंने तो डिसाइड किया है कि हम लोग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस पे करेंगे। ठीक ठीक है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें जब इंडिविजुअली दिया हुआ था वो कितना कितना दिया हुआ था। हम लोग प्रीवियस डेटा के बेसिस पे ही करेंगे। ये देखो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये देखो ये दिया हुआ था। अच्छा, और लेबर का कॉस्ट दिया हुआ था हमें कुछ इतना। ठीक है, तो हम लोग अगर लेबर कॉस्ट बेसिस पे करते हैं तो वो कितना होता है, देख हम यहाँ पर करके देखते हैं, पहले चेक करके देखते हैं। इलास्ट्रेशन ए बी सी, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैंने थोड़ा शॉर्ट में ही लिखा है 20, 40, 30। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 40,000, 40, 20, 30। परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू लेबर कॉस्ट। तो कैसे निकालेंगे? ये 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 करके। ठीक है, हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेबर कॉस्ट के बेसिस पे होने से कितना होगा। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100, 50%। 40,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100, ये हो गया 100%। और यहाँ पर 30,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू ये 200%, ये हो रहा है 100%। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को लेबर कॉस्ट बेसिस पे निकाला, जो कि इन्होंने पहले भी किया था। ठीक है, इन्होंने पहले भी किया था, लेकिन इन्होंने देखो
डिपार्टमेंट वाइज नहीं किया था, ठीक है। इन्होंने ओवरऑल 100% लगाया, लेकिन अगर हम लोग डिपार्टमेंट वाइज देखें तो 100% सब में नहीं है, किसी में 50% है, किसी में 200% है, किसी में 100% है, ठीक है। यही प्रॉब्लम हुआ है कि इन्होंने लेबर कॉस्ट बेसिस पे किया है, ठीक है, उतना भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इन्होंने पूरा 100% लिया है, जबकि 50 भी है, 200 भी है, 100% भी है, डिपार्टमेंट वाइज नहीं लिया है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ना ओवरहेड में डिपार्टमेंट वाइज होता है, तो हमें हमेशा डिपार्टमेंट वाइज देखना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसका कंक्लूजन लिखना है हमें, ऑन द एजम्पशन दैट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड is considered to be a reasonable method of absorption of overhead। अभी अभी मैंने बताया कि अगर कुछ नहीं रहे तो हम लोग क्या करेंगे, लेबर कॉस्ट बेसिस पे करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को, ठीक है। तो ये एक रीजनेबल मेथड है, लोग इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ऑन द assumption that direct labor cost method is considered to be a reasonable method of absorption of overhead, it is quite possible, ऐसे लिखो, it is quite possible that department application डिपार्टमेंटल एप्लीकेशन, ठीक है, डिपार्टमेंटल एप्लीकेशन ऑफ ओवरहेड में बी able to resolve the difficulty faced by the manager regarding the costing of the job on this basis the amended cost sheet या फिर revised जो लिखना चाहो will be as under। देखो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा जो मैंने अभी बताया। देखो क्या प्रॉब्लम है कि इन्होंने ठीक ही किया है, लेबर कॉस्ट बेसिस पे किया है, बट प्रॉब्लम ये है कि डिपार्टमेंट वाइज नहीं करके ओवरऑल एक 100% बेसिस पे दे दिया, जिस वजह से शायद इनका जॉब का जो प्राइस है वो अंडर प्राइस्ड दिख रहा है। इनको इनको क्या करना चाहिए, इनको डिपार्टमेंट वाइज कर लेना चाहिए, तब जाके जो है इनका जो प्राइस है जॉब का वो सही निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा लिख भी लिया, तुम लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब हम लोग रिवाइज्ड कॉस्ट शीट बनाते हैं। revised cost sheet particulars amount direct material 1000, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, ये सबका अलग अलग है। देखो 120, 280, 200, 120, 280, 100, 200, 600 प्राइम कॉस्ट आ जाएगा प्लस इनडायरेक्ट यानी ओवरहेड। इनडायरेक्ट का मतलब ही होता है ओवरहेड, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सिर्फ इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया, ठीक है, इसको रिवाइज्ड कर ले रहे हैं, डिपार्टमेंट ए में, डिपार्टमेंट बी में, डिपार्टमेंट सी, ठीक है, अलग अलग करेंगे।
लेबर कॉस्ट बेसिस पे ही करेंगे। लेबर कॉस्ट है 120, 280, 200, 120, 280, 100, लेकिन 100% की जगह देखो इन्होंने भी क्या किया, 600 पे किया, लेकिन हम लोग इंडिविजुअली करेंगे, रेट भी इंडिविजुअली लगाएंगे। 50, 200, 1, 50, 200 और 100। तो ये 100 ही होगा, ये हम लोग का हो जाएगा 560, और 50% का मतलब ये हो जाएगा 60, और ये टोटल करने से यहाँ पर हो जाएगा 1600 प्लस 60 प्लस 560 प्लस 100, तो ये हो गया 2320। तो ये 200, 2420, 2420, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये हम लोग का टोटल कॉस्ट आ गई। अच्छा, और एक चीज भी बता देते हैं, अगर तुम लोग को ओवरहेड चैप्टर याद है, यहाँ पर पहले लाइन पे लिखा हुआ है कि ये लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट है डिसिमिलर। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ था ऑल ऑर्डर्स आर डिसिमिलर। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर डिपार्टमेंट वाइज काम होता है, प्रोडक्ट आइडेंटिकल नहीं है, तो हमें ईच डिपार्टमेंट वाइज जो है ओवरहेड का एप्लीकेशन करना चाहिए, ओवरहेड रिकवरी रेट ईच डिपार्टमेंट वाइज निकालना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है तो हम लोग एक ही रेट नहीं लगा सकते। अगर आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता तो हम लोग 100% जो लगाए वो सही था। इसीलिए इनका प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो अंडर प्राइस दिख रहा है। हम लोग के हिसाब से आया 2420, और देखो इनके हिसाब से आया था 2200। वो तो गलत होगा ही ना। ये इस पे भी 100% अप्लाई कर रहे, इस पे भी 100%, इस पे भी 100%, सिर्फ इस पे सही हो रहा है, लेकिन इस पे जो है ज्यादा हो रहा है, इस पे कम हो रहा है। तो अगर ये तो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग ओवरहेड चैप्टर किए थे तभी देखे थे, अगर आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं होता या यूनिफॉर्म प्रोडक्ट नहीं होता है तो डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट में अपना अलग अलग बेसिस पे अप्लाई करना चाहिए, सॉरी अपना अलग अलग परसेंटेज चेक कर लेना चाहिए। जो भी बेसिस हम लोग फॉलो क्यों ना करें, हमें डिपार्टमेंट वाइज उसको अप्लाई करना चाहिए, पूरा टोटल में हम लोग नहीं कर सकते। जैसे ये टोटल कर दिया और इसका टोटल ले लिया और फिर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ये देखो यहाँ पर भी करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, अच्छा ये 90,000 आ रहा है, और ये हो जाएगा 40, 20 और 30, ये भी 90,000 आ जाएगा। तो अगर हम लोग ओवरऑल भी करेंगे तो 100% आएगा, लेकिन इंडिविजुअली करेंगे तो इसका 50, इसका 200, इसका 100%, जो कि एक्यूरेट होगा। क्यों? क्योंकि सभी प्रोडक्ट जो भी बनते हैं ये तीनों डिपार्टमेंट से गो थ्रू करते हुए ये सभी डिसिमिलर है, सिमिलर है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए अगर डिपार्टमेंट ए में 50% जो है लेबर कॉस्ट का हमें अप्लाई करना चाहिए, तो फिर इस पे हम लोग ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, हमें इस पे कम भी नहीं करना चाहिए। तो डिसिमिलर था, तो अगर ओवरहेड चैप्टर याद होगा तो हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पर जो हमें पॉइंट दिया है, कमेंट करने के लिए बोला है ना कि हमें डिटेक्ट करना है एज एन अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, ठीक है। तो ये ही काम प्रैक्टिकली भी तुम लोग को करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बोला है। तो ये जो है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि प्रोडक्ट डिसिमिलर है, अगर डिसिमिलर है तो ओवरहेड जो है डिपार्टमेंट वाइज लगेगा, एक राउंड में हम लोग नहीं लगा सकते हैं, कि टोटल में नहीं लगा सकते हैं। टोटल में तभी लगा लेते हैं अगर आइडेंटिकल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हम लोग का देखो जो जॉब कॉस्टिंग का कुछ क्वेश्चंस बाकी था हम लोगों ने कर लिया, जॉब कॉस्टिंग हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो है कुछ और चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज इतना ही कर